हाय, दिस इज विशाल वर्मा। आज करप्शन और घोटाले की नई कहानी पूजा सिंघल के रूप में सामने आई है। पूजा सिंघल के करप्शन से जुड़ी सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले पूजा के व्यक्तिगत जीवन में नज़र डालते हैं। पूजा का जन्म देहरादून में एक मध्यवर्ती परिवार के बीच हुआ। इन्होंने महज 21 वर्ष की उम्र में यूपीएससी जैसी कठोर परीक्षा पास कर अपना नाम लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज कराई। उसके बाद पूजा ने 2 शादियाँ की। पहले पति का नाम राहुल पवार है, दूसरे पति का नाम अभिषेक झा है और अभिषेक झा के पिताजी का नाम कामेश्वर झा है। कामेश्वर झा के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि इसका जिक्र आगे भी होगा। तो चलिए पूजा के करियर की शुरुआत जानते हैं कि कहाँ से इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की है। पूजा का करियर का शुरुआत झारखंड के हजारीबाग जिले में एसडीओ के रूप में हुआ, जहाँ पे वहाँ पे हो रही किताबों सर्व शिक्षा अभियान के तहत किताबों की कालाबाजारी की सूचना पूजा सिंघल को मिलते ही पूजा सिंघल ने विभिन्न बहुत सारी जगहों में छापेमारी की और एक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे काम को अंजाम दी। इसके कारण पूजा ने अपने करियर की शानदार शुरुआत की हजारीबाग जिले से। उसके बाद जैसे जैसे पूजा का कद और आधा बढ़ता गया, वैसे वैसे भ्रष्टाचार के आरोप भी पूजा पर बढ़ते गई। चलिए एक बार इन पे भ्रष्टाचारी के आरोप पर नज़र डालते हैं। इन पे बहुत सारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ही आरोपों पर कार्रवाई हुई है। तो पहला एक, जब ये चतरा जिला में उपायुक्त के पद पर थी तो इनके द्वारा मनरेगा के काम को लेकर 2 एनजीओ को चयनित किया गया। बिना किसी प्रक्रिया के उन दोनों एनजीओ को चयनित किया गया। पहला एनजीओ का नाम वेलफेयर पॉइंट है, दूसरा एनजीओ का नाम प्रेरणा निकेतन है। ये दोनों एनजीओ के कोई भी प्रक्रिया से ना गुजर कर सीधा चयनित कर इनके अकाउंट में पैसे भेजे गए। दरअसल बात यह है कि कोई भी एनजीओ या तो कोई भी संस्था अगर काम लेती है तो उसे बहुत सारी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब तकनीकी सहायक, उसके बाद जेई, उसके बाद ए के सिग्नेचर लेने होते हैं, उसके बाद उसके अलॉटमेंट दिया जाता है। लेकिन ये कोई भी प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई थी, बस चयनित किया गया था। अब पूजा सिंघल के द्वारा इनके खाते में पैसे भेजे गए थे। दरअसल इस आरोप में जब पूजा पर लीगल कार्रवाई हुई थी, एक विभागीय कार्रवाई बैठाई गई थी जिसका संचालक आईएएस ऑफिसर अमरेंद्र प्रताप सिंह कर रहे थे, लेकिन उस समय इसे क्लीन चिट देकर छोड़ दिया गया। बाद में इन पर दूसरा आरोप लगा था जब ये खूंटी जिले में 2008 से 11 के बीच उपायुक्त के पद पर थी। उस समय मनरेगा के 18 करोड़ रुपये घोटाले के आरोप पूजा सिंघल पर लगा था। तो इसके भी रिपोर्ट देखने को मिलते हैं कि यह 18 करोड़ रुपया फर्जी कामों के नाम पर स्वीकृति देने जैसे काम किया करती थी पूजा सिंघल। मतलब किसी प्रकार का धरातल में काम नहीं हुआ रहता था, बस उसे स्वीकृति देकर उनके अकाउंट में पैसे भेजा करती थी और उन पैसों को फिर ट्रांसफ़र निजी खाते में अपना करती थी। इस प्रकार में जब कार्रवाई हुई, इस पर लीगल एक्शन लिया गया, तो फाइनली 6 अप्रैल को इस पर ईडी की रेड पड़ी, जिसमें से इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन सिंह के घर से 20 करोड़ रुपया बरामद किया गया और करीबन 150 करोड़ की संपत्ति का दस्तावेज इनके घर से मिली है। इन्हीं पर इनके फादर इन लॉ कामेश्वर झा के यहाँ से भी 1.5 करोड़ रुपया बरामद किए गए। उसके बाद इनके पति अभिषेक झा के घर से भी 1.5 करोड़ रुपया बरामद किया गया। ये फाइनली अभी का रिपोर्ट है। अभी के रेट के अनुसार इतने सारे दस्तावेज और इतने सारे रकम इनके घर से बरामद किए गए, इनके नाम पर बरामद किए गए। लेकिन उस समय जब कार्रवाई हुई थी तो इनके एक जेई राम विनोद सिन्हा जी को गिरफ्तार किया गया था, जिनके घर पे 4 करोड़ रुपया बरामद किया गया था। उन्होंने अपने बयान पे लीगल तौर पे ये बात बताई थी कि ये पैसे मैडम जी को पहुंचाने हैं, लेकिन उस समय भी वो सारी प्रक्रिया से पूजा सिंघल बच गई और अपना काम इसी प्रकार से सुचारू ढंग से करने लगी। इस पे और भी ऐसे बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन सारे आरोपों में कोई भी लीगल कार्रवाई के रिपोर्ट नहीं मिलते हैं। जब रघुवर दास की सरकार झारखंड में बनी थी, उस समय पूजा सिंघल का नाम भी केंद्र बिंदु पे था करप्शन को लेकर के। क्यों? झारखंड में एक मोमेंटम ऑफ झारखंड चलाया गया था, अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत विदेश में जाकर विदेशी कंपनी को झारखंड में लाने का प्रयास किया जा रहा था।
तो इसमें पूजा सिंघल देश और विदेश की यात्रा करती थी। स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, दिल्ली, मुंबई जैसे जगहों पे जाती थी और कंपनियों को झारखंड में लाने की प्रयास करती थी। ये जो अभियान था ये पूरी तरीके से फेल थी, किसी प्रकार का कोई भी इससे सरकार को या झारखंड को लाभ नहीं मिला था। लेकिन इस अभियान के चलाने समय पूजा सिंघल पर भ्रष्टाचार और घोटाले के बहुत सारे आरोप लगे थे, लेकिन उस समय इस पर कार्रवाई की कोई भी रिपोर्ट देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद जब सरकार बदली, हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में बनी, तो भी इन पर भ्रष्टाचारी के आरोप लगे थे, इस प्रकार से कि खनन के पट्टे कोड़ी के भाव में हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन को दिया गया। इस पर भी कोई लीगल कार्रवाई की रिपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद एक और भी, जब ये पलामू जिले में थी तो इनके पूजा सिंघल के द्वारा एक निजी कंपनी को 84 एकड़ सरकारी जमीन दिए जाने का आरोप लगा था खनन को लेकर के, जो कि उस कंपनी द्वारा कहीं भी किसी प्रकार का खनन प्रक्रिया नहीं किया गया। और ये आरोप लगने के बाद भी इस पर कोई लीगल कार्रवाई के रिपोर्ट देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब पूजा सिंघल का काम बस इतना था, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट फंड को फर्जी कामों में ट्रांसफ़र या फर्जी जगहों पे ट्रांसफ़र करके अपने निजी खाते में जमा करने जैसे काम करती है। और आखिरकार इतना सारे आरोप लगने के बाद भी इनके पास 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिया गया झारखंड वर्तमान गवर्नमेंट के थ्रू। इनके पास खनन विभाग के सचिव का पद है, इनके पास उद्योग विभाग का सचिव का पद है, इनके पास झारखंड मिनरल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट के चेयरमैन का पद है। क्या गवर्नमेंट इनकी करप्शंस में सपोर्ट करती है? क्या गवर्नमेंट भी इस करप्शंस के चेन में जुड़ी हुई है? तो इतने सारे आरोप लगने के बाद भी पूजा सिंघल जैसे लोग सुचारू ढंग से अपना काम कर रही है और दिन प्रतिदिन ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। ये सब सारी बातें हमें ईडी के रिपोर्ट देने के बाद मालूम पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात है। अभी तो पूजा सिंघल जैसा एक केस ऐसा सामने आया है, लेकिन पराया हर सरकारी दफ्तर में ऐसे करप्शन के केस देखे जा सकते हैं, लेकिन आम जनता इसको लेकर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चेन सिस्टम में सारे नीचे से ऊपर तक अधिकारी जुड़े रहते हैं। एक आम जनता इस प्रक्रिया में अगर उलझे तो अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे। इसकी वजह से इन पर आम जनता भी इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट एटलीस्ट इन सारे भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करे और इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे, ताकि आम जनता का विश्वास हमारे संविधान और इन अधिकारियों पर बना रहे। ऐसी एक कहानी है जो इन सारे अधिकारियों और इन सारे करप्ट अधिकारियों को कंसर्न करती है। एक शहर हुआ करती थी जहां पर लोग गुंडों और बदमाशों से परेशान रहती थी, उनके लूट मार और हफ्ता वसूली को लेकर के। गवर्नमेंट ने इसके रोकथाम के लिए कोर्ट वालों को तैनात किया। कोर्ट वाले ने जब इनको रोकने के लिए आए तो बहुत हद तक रोक दिया, लेकिन बाद में यही सारे काम एक कोर्ट वाले के द्वारा किए जाने लगा। अब आम जनता परेशान हो गई कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या। अगर ऐसे अधिकारी हमारे देश को लूटने जैसे काम भ्रष्टाचारी के थ्रू करेंगे तो हमारे देश का जनता हमेशा से शर्मसार रहेगी और देश की जनता हमेशा से इसको लेकर मायूस रहेगी। इस पद के लिए जब एक अधिकारी शपथ ग्रहण करता है तो संविधान को साक्षी मानकर शपथ लेता है कि मैं देश की सेवा करूंगा या करूंगी, और अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं देश की सेवा करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो इस पद और शपथ का दुरुपयोग सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। ये इस पद की मर्यादा भंग करने जैसे काम करते हैं। अगर ऐसे पद और ऐसे अधिकारी का नाम करप्शंस में आएंगे तो देश की जनता शर्मसार होगी और देश की जनता का विश्वास टूटेगी। आखिर कब तक इन अधिकारियों के द्वारा देश लूटा जाएगा, क्योंकि ये अधिकारी पर ही देश निर्भर करता है डेवलपमेंट और मोमेंटम और ग्रो करने के लिए। अगर ऐसे अधिकारी ऐसे करप्शन जैसे काम करेंगे और करप्शन जैसे कामों को अंजाम देंगे तो देश की जनता शर्मसार होगी और देश की जनता का विश्वास टूटता रहेगा। इसे एक न्यूज़ की तरह देखेंगे और भूल जाएंगे, और ये अधिकारी इसी तरह से अपने काम करते रहेंगे और इसी तरह से भ्रष्टाचारी चलती रहेगी। लेकिन मैं देश की गवर्नमेंट से इन सारे अधिकारियों पर लीगल कार्रवाई और सख्त एक्शन लिए जाए ताकि देश की जनता मायूस ना हो और इनका संविधान के प्रति विश्वास बना रहे, ताकि
देश की जनता इन सारी हरकतों को लेकर बार बार मायूस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।